चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे डाइफ्रैक्शन। तो ये क्या है, किस तरीके से इंटरफेरेंस से अलग है, यहाँ पे कैसे पैटर्न मिलते हैं और कहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम मिलता है और इंटेंसिटी किस तरीके से वेरी करती है, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि क्या होता है ये। तो देखो, सपोज इस तरह की कोई स्लिट है, जैसे कि तो सपोज ये स्लिट है, यहाँ पे ये ब्रॉड स्लिट है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा जगह है, बहुत बड़ी गैप है, बहुत बड़ी गैप है यहाँ पे। तो हम इसमें देखते हैं कि मान लो इस तरीके से वेव्स आ रही हैं। तो ये क्या बनाया मैंने, वेव फ्रंट बनाया। वेव फ्रंट जब इस तरह से प्लेनर वेव फ्रंट होते हैं, ये ऐसे प्लेन बने हुए हैं ये। तो साइड से देख रहे हो तो हमें लाइन दिख रही है। तो इस तरह के प्लेनर वेव फ्रंट रहते हैं, इसका मतलब लाइट इन्फिनिटी से आ रही है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे चूंकि ये ब्रॉड स्लिट है, तो यहाँ पे इनका ज्यादा ये डेविएट नहीं करते अपने पाथ से। ये कुछ इस तरीके से ही निकल जाती है बाहर, इस तरीके से बाहर आ जाती है। मतलब अपने पाथ से बहुत ज्यादा डेविएट नहीं हुई, हल्का फुल्का डेविएट हुई है और ये इस तरीके से ऐसे चली जाती है। तो ये तो नॉर्मल है, मतलब यहाँ पे जो स्लिट है बहुत बड़ी है, जैसे खिड़की है तो उसमें इस तरीके से सूर्य लाइट रेज आ रही हैं, तो वो बहुत कम डिफ्लेक्ट होकर इस तरीके से चली जाती है। इसको डिफ्रैक्शन नहीं कहते, ये तो नॉर्मल फिनोमेना हो गया, राइट। इस तरीके से बाहर चली गई। पर अगर स्लिट के बीच में डिस्टेंस कम कर दी जाए, काफी कम कर दी जाए, मतलब है ना, स्लिट के बीच की डिस्टेंस या तो कंपैरेबल हो लैम्डा के या थोड़ी सी बड़ी हो, मतलब जो वेवलेंथ है, जो भी वेव आ रही है यहाँ से, उसकी वेवलेंथ के या तो कंपैरेबल हो या थोड़ी बहुत बड़ी हो, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे इस तरह की वेव फ्रंट अगर आ रही होती है, मान लो यहाँ पे भी ऐसे वेव फ्रंट, ऐसे वेव आ रही है इस तरीके से, तो इस स्लिट में से गुजरने के बाद वो बहुत ज्यादा डेविएट हो जाती है अपने पाथ से, बहुत ज्यादा डेविएट हो जाती है। मतलब देखो इस तरीके से, ऐसा इस तरीके से बहुत ज्यादा डेविएट हो जाती हैं ये। तो देखो अपने यहाँ पे स्लिट है और इतनी डेविएट हो गई, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे बहुत हल्की फुल्की डेविएट ये होती है इस तरीके से। तो डिफ्रैक्शन क्या है, डिफ्रैक्शन बेसिकली यही है कि जब कोई वेव आती, कोई रे इस तरीके से आ रही है, कोई वेव आ रही है, कोई तरंग आ रही है, तो वो इस स्लिट में से बाहर निकलती है, तो ये अपने पाथ से बहुत ज्यादा डेविएट हो जाती है, यहाँ कॉर्नर से टकरा के ये बहुत ज्यादा डेविएट हो जाती है। इस फिनोमेना को डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। ये जो मैंने डिफ्रैक्शन का फिनोमेना बताया है, ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बताया। एक्चुअली दो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इस फिनोमेना को समझाया, एक तो फ्रेजनल और एक फ्रॉनहोफर। तो अ, उनके समझाया तो उन्होंने डिफ्रैक्शन ही था, लेकिन बस उनके सेटअप में थोड़ा थोड़ा अंतर था। तो क्या अंतर था, तो डिफ्रैक्शन क्या है समझ में आया। डिफ्रैक्शन ये है कि वेव आई, लेकिन ये जब इस स्लिट से बाहर निकली तो ये बहुत ज्यादा अपने ज्योमेट्रिकल पाथ से बहुत ज्यादा डेविएट कर गई हैं। जैसे अगर हम देखें कि सामने मान लो स्क्रीन होती, तो यहाँ तक और यहाँ तक अंधेरा होना चाहिए था, मतलब इधर अंधेरा, लाइट केवल इतने में दिखाई देनी चाहिए थी, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कब, जब ये स्लिट बहुत छोटी होती है तो हम देखते हैं कि यहाँ सभी जगह उजाला हो जाता है, मतलब केवल इतने से पार्ट में उजाला होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पूरे पार्ट में उजाला हो जाता है, ठीक। साउंड वेव्स भी डिफ्रैक्शन शो करती हैं, तभी तो ऐसा होता है कि सपोज दूसरे कमरे में स्पीकर पे कोई गाना बज रहा है, वो हमारे कमरे तक भी सुनाई देता है, क्योंकि वो भी जब अपने कमरे में आता है तो वो डिफ्रैक्ट कर जाता है, इस तरीके से डेविएट हो जाती है, तो पूरे कमरे में उसकी आवाज चली जाती है, ठीक है। तो दो तरीके के सेटअप है यहाँ पे, दो साइंटिस्ट ने अलग तरह से डिफ्रैक्शन समझाया, फ्रेजनल एंड फ्रॉनहोफर। हमारे कोर्स में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। फ्रॉनहोफर ने बताया उन्होंने उनके मतलब सेटअप में क्या था कि जो वेव्स आ रही हैं वो इन्फिनिटी से आ रही हैं, मतलब जो सोर्स है वो इनफाइनाइट पे स्थित है और स्क्रीन भी अनंत पर है, इस तरीके से। तो सोर्स यहाँ पे उनके इनफाइनाइट पे है। तो ये वाला जो बेसिकली मैंने बनाया है, ये फ्रॉनहोफर का सेटअप बनाया है। तो मैं अंतर बता देता हूँ दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है फ्रॉनहोफर एंड फ्रेजनल में। तो हमारे कोर्स में कौन सा वाला है, हमारे कोर्स में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। तो अंतर क्या है देखो, फर्स्ट फ्रेजनल क्या होता है, सोर्स एंड स्क्रीन बोथ आर एट
फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टर। डिफ्रैक्टर का मतलब वो स्लिट जहां से लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है। तो सोर्स एंड स्क्रीन बोथ आर एट फाइनाइट डिस्टेंस, दोनों ही फाइनाइट डिस्टेंस पर होनी चाहिए। मतलब इस तरीके से कि मान लो ये आपने स्लिट बनाई, तो ये सोर्स यहाँ कहीं है, तो ये सोर्स अभी इससे फाइनाइट डिस्टेंस पर है और स्क्रीन भी इस फाइनाइट डिस्टेंस पर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सोर्स एंड स्क्रीन बोथ आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द डिफ्रैक्टर। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो स्लिट है, जिस तरीके से हमने स्लिट बनाई ये, तो यहाँ पे ये सोर्स यहाँ है, ठीक है। अच्छा, इसको इन्फिनिटी पे करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक लेंस लगा सकते हैं और इस तरीके से लगा सकते हैं। देखो, सपोज हमने यहाँ पे एक लेंस लगा दिया और सोर्स को इस तरीके से रखा कि ये इस लेंस के फोकस पर है। तो यहाँ से जो लाइट आएंगी वो आफ्टर द रिफ्रैक्शन लेंस में से गुजरने के बाद पैरेलल हो जाएंगी। तो इस डिफ्रैक्टर को ऐसा लगेगा कि सोर्स कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला जो सेटअप है वो किसका हो गया, फ्रॉनहोफर का सेटअप हो गया। यहाँ पे लेंस लगा के लाइट को पैरेलल कर देते हैं तो वो इन्फिनिटी पे लगता है। दूसरा पॉइंट, इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड वेव्स वेवफ्रंट्स इंसिडेंट एंड डिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट्स आर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। अब वो तो पॉइंट सोर्स हैं, अब फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो हम जानते हैं पॉइंट सोर्स की जो वेवफ्रंट्स बनते हैं वो इस तरीके से स्फेरिकल बनते हैं, और अगर लाइन सोर्स है तो उसके वेवफ्रंट सिलेंड्रिकल इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। अब वेवफ्रंट क्या होते हैं और थोड़ा और डिटेल में हम हाइगेन में पढ़ते हैं, वो भी बता देंगे, है ना, बट उसमें भी ऐसे याद रखना। तो वेवफ्रंट क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे पॉइंट जिनका फेज सेम रहता है वो उसके वेवफ्रंट कहलाते हैं। मतलब यहाँ से सोर्स है, यहाँ से वेव निकली, अब जिस पॉइंट पर सभी के फेज सेम है उनको हमने मिलाया, तो पॉइंट सोर्स के लिए तो वो स्फेरिकल शेप बनती है और लाइन सोर्स के लिए वो सिलेंड्रिकल शेप बनती है। लेकिन यहाँ पे हमें पता है डिस्टेंस इनफाइनाइट पे है, सोर्स इनफाइनाइट पे है, तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनेंगे वो कैसे वेव फ्रंट बनते हैं, प्लेनर वेव फ्रंट बनते हैं, ठीक है। ठीक है, और अंतर क्या है, मिरर और लेंस आर नॉट यूज फॉर द ऑब्टेनिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न, लेंस आर यूज इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न। सही बात है, देखो यहाँ पे लेंस लगाया है, यहाँ पे कोई लेंस नहीं लगता है। इसके बाद के जो डी और ई पॉइंट है इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हमारे ये फ्रेजनल कोर्स में नहीं है, ठीक है, तो हम इन पे डिस्कस नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है, सेंटर ऑफ द डिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ब्राइट, ठीक है भाई। फ्रॉनहोफर में वो भी समझेंगे हम कैसे आता है कि देखो जैसे यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा जो बनेगा, मतलब ये मान लो स्लिट है, ये ऐसे, ये स्लिट है और यहाँ पे स्क्रीन है, तो जो सेंटर है मतलब ये वाली लाइन पे बोल लूँ, ये सेंटर ओ, ओ क्या रहेगा, ब्राइट रहेगी। यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ठीक, ओके। और एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, अच्छा ये भी कोई काम करनी, तो ये पॉइंट हमारे काम के, बस अंतर समझने के लिए फ्रेस्नेल फ्रॉनहोफर में क्या अंतर है, और मेनली हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं फ्रॉनहोफर को, ठीक। तो फ्रॉनहोफर में क्या है, बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो सोर्स है वो इन्फिनिटी पे होता है, तो इन्फिनिटी पे करने के लिए हम एक लेंस का यूज कर लेते हैं ताकि, और उसको यहाँ पे इसकी फोकस पे रख देते हैं, जिससे सोर्स इस मतलब जो स्लिट पे वेव पहुंचती है, वेव फ्रंट्स पहुंचते हैं, वो वेव फ्रंट्स कैसे होते हैं, प्लेनर वेव फ्रंट होते हैं, और स्लिट को लगता है कि सोर्स इनफाइनाइट पे है, तो ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बन जाता है। डिफ्रैक्शन दोनों से शो होता है, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये वाला पढ़ने वाले हैं, ओके। तो ये ऐसे दिखता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो इसमें क्या बताया मैंने, देखो ये तो दो स्लिट हैं, मतलब ये तो ऑब्स्टिकल हो गए, तो बीच में रास्ता है, ये स्लिट है, मतलब यहाँ से लाइट इस तरीके से गुजर सकती है। यहाँ से लाइट यहाँ से कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है इस तरीके से, मतलब इनफाइनाइट से आ रही है। वेव फ्रंट अगर बनाने होते तो मैं इस तरीके से वेव फ्रंट बनाता है इसकी, प्लेनर वेव फ्रंट। लाइट इनफाइनाइट से आ रही, लाइट इन्फिनिटी से आ रही, मतलब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब होता क्या है देखना, यहाँ से लाइट चली, यहाँ से लाइट का ये हुआ डिफ्रैक्शन हुआ, डेविएशन हुआ, इस फिनोमेना को डिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। तो लाइट यहाँ से इस तरह से डेविएट की, और ये है स्क्रीन। अब स्क्रीन पर किस तरीके से हमें इंटेंसिटी मिल रही है वो देखने लायक है, कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ पे देखो जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर ये मिनिमा आया, उसके बाद फिर मैक्सिमा आया। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमा आया उसकी इंटेंसिटी, ये जो सेंटर पे मैक्सिमा आया था उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम है, और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे इस मैक्सिमा की इंटेंसिटी कम होती जा रही है, और देखो यहाँ गायब भी हो गई। यंग्स 12 स्लिट में ऐसा नहीं होता था, वहां पे जो इंटेंसिटी
मैक्सिमा की किसी भी जगह पे होती थी वो हर जगह पर होती थी, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा की अगर इंटेंसिटी I0 या I4I0 होती थी तो हर पॉइंट पर वो 4I0 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 के बराबर होती थी। लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है, यहाँ पे इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की मैक्सिमम होगी, उसके बाद जितने भी मैक्सिमा आएंगे उनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। अच्छा, जो डार्क फ्रिंज है वहां तो इंटेंसिटी 0 ही रहेगी। ठीक। अच्छा, ये जो ग्राफ बना हुआ है साइड में, ये ग्राफ किसका है? इंटेंसिटी का ही ग्राफ बना हुआ है। देखो कैसे कि देखो यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? सेंट्रल फ्रिंज है, ये सेंट्रल फ्रिंज है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी देखो ये एकदम बढ़ते 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 तो एकदम बीचों बीच है, जो वो पॉइंट है वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, और फिर आ गया ये मिनिमम। ठीक है, ये मिनिमम आ गया, उसके बाद यहाँ पे मिनिमम मिल गया, उसके बाद वापस से ग्राफ ऊपर गया। लेकिन आप देखो इसका पीक यहाँ पे था और इसका पीक यहाँ पे है, मतलब यहाँ का जो मैक्सिमम मिला उसकी इंटेंसिटी इतनी है ये, और यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी इतनी बड़ी थी। मतलब पीक, जितने भी पीक आ रहे हैं बाद में, उस पीक की जो पोजीशन है वो छोटी होती जा रही है। तो ये ग्राफ किसका बनाया? इंटेंसिटी का ग्राफ बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, इसको यहाँ पे पीक आ रहा है, ये है सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल मैक्सिमा से हम ऊपर चले तो उसके बाद ये जो मिला है ये फर्स्ट मैक्सिमा। देखो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ आ गया, उसके बाद इंटेंसिटी कम होती गई कम होती गई कम होती गई, और यहाँ पे मिला फर्स्ट मैक्सिमा। तो ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं ऐसा है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। उसके बाद और ऊपर चले मिनिमा तो फिर ये होगा, हमें इंटेंसिटी कम है। हाँ हाँ, वो ऊपर वाले के लिए लिखा था मैंने, ये यहाँ पे लिख दिया, हाँ सर। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। और ये हो जाएगा फर्स्ट फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। इस तरीके से ऊपर और नीचे भी इस तरीके से मिलते हैं। तो यहाँ पे ये और फिर ये हो जाएगा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, और ये आ जाएगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। इस तरीके से ये मिलते हैं। तो यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद जितने भी मैक्सिमाज आते हैं, मिनिमाज भी आते हैं, मैक्सिमा भी आते हैं, बट मैक्सिमाज की इंटेंसिटी कम होती जाती है। इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है, उनकी विड्थ भी कम होती छोटी होती जा रही है, और इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो फ्रिंज, सॉरी, ये जो स्लिट की विड्थ है, ये वाली विड्थ, इसको हम बी बोलने वाले हैं, ये विड्थ बी है। ध्यान रखना ये वहां से अलग है। वहां पे जो डी होता था यंग्स ड्वेल स्लिट में, वो डी का मतलब होता था दो स्लिट के बीच में दूरी, स्मॉल डी जिसे हम कहते थे। यहाँ पे बी का मतलब है जो स्लिट है इसकी विड्थ कितनी है, ये हो जाएगी बी। उसके बाद स्लिट से और स्क्रीन के बीच की दूरी को हम स्मॉल कैपिटल डी कहने वाले हैं, दैट इज कैपिटल डी। ठीक है, ओके। हाँ, अब एक बात और कि अब डिफ्रैक्शन तो हमने पढ़ लिया कि चलो ऐसे डिफ्रैक्शन होता है, पर ये क्या इंटरफेरेंस नहीं है क्या? ये इंटरफेरेंस जैसा ही है, क्या अलग है इसमें इंटरफेरेंस से? तो ये बात बड़ी समझने वाली है कि ये इंटरफेरेंस क्यों नहीं है। तो इंटरफेरेंस क्या है पहले वो समझो। इंटरफेरेंस में दो स्लिट्स होती थी, एक ऐसे, एक तो यहाँ होती थी स्लिट और एक ऐसे नीचे स्लिट होती थी, दो स्लिट होती थी, और वो स्लिट बहुत पतली होती थी। मतलब वहां पे जो वो जो स्लिट होती थी वहां पे केवल एक ही सोर्स होता था ऐसे, मतलब वहां से केवल एक ही वेव जाती थी, और वो किसी पॉइंट पी पर मिलती थी। मतलब पॉइंट पी पर कितनी वेव्स मिलती थी? यंग्स डुअल स्लिट में केवल दो ही वेव्स मिलती थी। ठीक है, और उनका हम पार्ट डिफरेंस निकाल के, फेज डिफरेंस निकाल के मैक्सिमा मिनिमा देख लेते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो स्लिट है इसमें एन सोर्सेज हैं, ये स्लिट थोड़ी सी बड़ी है वहां से, तो यहाँ पे एन सोर्सेज हैं, एन सोर्सेज हैं। तो ये एन सोर्सेज से पी पॉइंट पर कितनी रेज जाएंगी? एन रेज जाएंगी, एन वेव्स जाएंगी इस तरीके से, और एन वेव्स जाके इस पॉइंट पी पर मिलेंगी। मतलब यहाँ पे भी वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एन वेव्स का हो रहा है, जहाँ केवल दो वेव्स का हो रहा था
यहाँ पे n वेव्स का हो रहा है क्योंकि यहाँ पे n सोर्स बन गए। इस स्लिट में कितने सोर्स हैं? n सोर्सेस, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से सोर्सेस जाके मान लो कि सपोज किसी पॉइंट पी पर मिल रहे हैं, पॉइंट पी पर मिल रहे हैं, तो इस फिनोमेना को हम कह रहे हैं डिफ्रैक्शन। इस तरीके से तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी का वेरिएशन हो रहा है, वहां पे तो क्या होता था यंग्स डुअल स्लिट में, हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम आती थी जो हम फॉर्मूले से निकालते थे। जो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती थी वही हर मैक्सिमा की इंटेंसिटी होती थी, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी कम होती जा रही है। उसका कारण क्या है? यही कारण है कि यहाँ पे n सोर्सेज का सुपरपोजिशन हो रहा है। दिस इज द रीजन फॉर द वेरिएबल इंटेंसिटी। इस तरीके से जब वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इस छोटे छोटे एन टाइनी सोर्सेस की वजह से हो रहा है। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हम देखेंगे, ठीक। तो अब हम प्रूफ देखने वाले हैं किन किन चीजों का, कि ये सेंट्रल मैक्सिमा पे हमें मैक्सिमा ही क्यों मिल रहा है, और फिर इसका फर्स्ट मिनिमा सेकंड मिनिमा कहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा कहाँ पे मिलेगा। तो अब एक्सप्लेन करने वाले हैं हम कि यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा इस मिड पॉइंट पर ही क्यों मिला, और यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम क्यों हुई, ठीक है। और सेंट्रल मैक्सिमा पे मैक्सिमा क्यों, इसको सेंट्रल मैक्सिमा क्यों बोला, मतलब ये बात हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी हम पहले एनसीईआरटी वाले एक्सप्लेनेशन देंगे, उसके बाद फिर हम मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे इसका। सो अभी हम डिस्कस करेंगे रीजन फॉर सेंट्रल मैक्सिमा, कि यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा क्यों होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिखाया ताकि मैं समझा सकूं। तो क्या पढ़ा हमने कि डिफ्रैक्शन में बहुत सारे टाइनी से एन सोर्सेज होते हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं यहाँ पे, एक सोर्स नहीं होता है। तो यहाँ से एन वेव्स निकलती हैं, ठीक है। तो सपोज एन वेव निकल रही है। अब हमें देखना है कि सपोज कि पहले सोर्स से जो वेव चली और यहाँ पे पहुंची, हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं ना, कि यहाँ पे मैक्सिमा क्यों बना, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या आएगा, ये सब बातें कर रहे हैं। इसको हम ओ बोल देते हैं, ओ पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ देखा कि एन सोर्सेज है, यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज है और टोटल विड्थ इसकी कितनी है? बी है, और यहाँ पे एन सोर्सेज है। तो फर्स्ट सोर्स से रे चली, फर्स्ट सोर्स से वेव चली और वो इस पॉइंट ओ पे पहुंची, और इस लास्ट सोर्स से वेव चली और वो इस पॉइंट ओ पे पहुंची। तो मैं यहाँ से ज्योमेट्रिकली कह सकता हूँ कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम है। तो इन दोनों वेव में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है, मतलब यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना हो गया? डेल्टा एक्स बराबर 0। अच्छा, ये तो केवल 2 का हुआ, लेकिन सोर्सेस तो n है, n वेव्स चलेंगी, तो इसका मतलब और भी चलेंगी। तो ठीक है, और भी ले लेते। तो यहाँ दूसरे सोर्स की बात कर लेते। दूसरे सोर्स से वेव चली, ऊपर गई, और इस नीचे से दूसरे सोर्स पर से वेव चली और यहाँ पे पहुंची। तो यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है कि इन दोनों के भी पाथ सिमेट्रिकली सेम होंगे, तो इनका भी पाथ डिफरेंस 0 होगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जितने भी सोर्सेस हैं सभी से इस तरीके से वेव चलेगी, सभी के कारण यहाँ पर नेट पाथ डिफरेंस 0 आएगा। और हम जानते हैं कि अगर पाथ डिफरेंस 0 रहता है, अगर पाथ डिफरेंस 0 रहता है तो इसका मतलब वहां पे हमें मैक्सिमा मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और वहां पे हमें मैक्सिमा मिलेगा। तो डेल्टा एक्स बराबर 0, इसका मतलब डेल्टा फाई फेज डिफरेंस जो कि कितना होता है के डेल्टा एक्स, वो भी कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या मिलेगा? हमें मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। और वो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी है? आई नॉट। और डिफ्रैक्शन में ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट है, यहाँ पे जो सोर्स की इंटेंसिटी है उसी के बराबर होती है। सोर्स की इंटेंसिटी यहाँ पे आई नॉट है, यहाँ से जो भी रे आ रही है उसकी इंटेंसिटी इस सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी के बराबर होगी। तो इस तरीके से ये हो गया एक्सप्लेनेशन सेंट्रल मैक्सिमा, कि यहाँ पे हमें ये मैक्सिमा क्यों मिला, ठीक है। फिर आती है फर्स्ट मिनिमा की, कि फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे मिलता है और उसका एक्सप्लेनेशन। तो अब एक्सप्लेन कर रही हैं हम मिनिमा कहाँ पे मिलेगा। तो ये तो पॉइंट हो गया सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ पे एन सोर्सेज हैं, इसके बीच की विड्थ जो मतलब स्लिट की विड्थ है वो स्मॉल बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट पी। तो अगर फर्स्ट सोर्स से वेव चल के यहाँ पहुंचती है, ये वाली वेव होगी,
और अगर लास्ट सोर्स से चल के पहुंचती है तो ये वाली होगी। ठीक है, यहाँ पे हम ये ऑलरेडी ले रहे हैं कि जो बी है वो बहुत बड़ा है कैपिटल डी के कंपैरिजन में। सॉरी, उल्टा लिख दिया। ये ऐसा, ये जो मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो ये सारी वेव्स कैसी हैं, लगभग पैरेलल हैं, जैसा कि यंग्स ट्वेल्थ स्लिट में पढ़ा था। तो ये वाला एंगल हम थीटा ले लेते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आया वो कितना आएगा इन दोनों वेव्स में। तो ये फर्स्ट सोर्स से जो वेव गई और लास्ट सोर्स से वेव गई, तो नेट पाथ डिफरेंस कितना आया इन दोनों वेव्स के बीच में। इन दोनों वेव के बीच में पाथ डिफरेंस आएगा, वही वहां की तरह निकालेंगे। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर में ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, दिस इज द पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, और ये आएगा बी साइन थीटा के बराबर। कैसे आया, यंग्स डुअल स्लिट में आपको याद होगा कि वहां पे दो स्लिट होती थी, दो इस तरीके से उनके बीच में डिस्टेंस डी होती थी, फिर हम पाथ डिफरेंस निकालते थे ऐसे परपेंडिकुलर डाल के, तो वो डी साइन थीटा आता था। तो चाहो तो यहाँ से भी देख लो, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, और ये बी है तो ये हो गया बी साइन थीटा। मतलब फर्स्ट वेव और लास्ट वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा वो हो जाएगा डेल्टा एक्स बराबर बी साइन थीटा। ठीक है, सपोज अब यंग्स डुअल स्लिट में क्या होता था, यंग्स डुअल स्लिट में मैक्सिमा कहाँ पे मिलता था, एन लैम्डा पर, राइट। अगर पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के बराबर होता था तो वहां पे मैक्सिमा मिलता था। तो उसी की बात कर लेते हैं। सपोज कि यहाँ पे ये जो पाथ डिफरेंस है पॉइंट पी पर एन लैम्डा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे भी मैक्सिमा मिलेगा या यहाँ पे मिनिमम मिलेगा, देखते हैं। तो इफ हमने कंडीशन यूज कर ली कि इफ सपोज कि डेल्टा एक्स जो कि किसके बराबर है, वी साइन थीटा के बराबर, पॉइंट पी पर मान लीजिए कि उसका पाथ डिफरेंस आ रहा है लैम्डा। ठीक है, पॉइंट पी पर इसका पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, लैम्डा। अब अगर ये यंग्स डुअल स्लिट होता तो हम कहते कि हाँ यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा, अगर पाथ डिफरेंस आ रहा है लैम्डा तो यहाँ पे मिलेगा मैक्सिमा, पर इसमें क्या मिलेगा वो हमें देखना है। तो डायग्राम मैंने फिर से ड्रॉ कर लिया। तो अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट पी है, यहाँ पे अगर हमने पाथ डिफरेंस माना है लैम्डा, तो इस पॉइंट पी पर क्या मिलेगा। तो पिछले इक्वेशन से मुझे क्या मिला कि डेल्टा एक्स बराबर बी साइन थीटा, और इस पॉइंट पी के लिए मैंने इसको मान लिया है कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस है लैम्डा, ऐसा हमने पिछले से ऐसा मान लिया। ठीक है, अब देखते हैं। तो अभी इसमें तो n सोर्सेज हैं, तो यहाँ पे तो n वेव्स जाएंगी, राइट, हर सोर्स से वेव निकलेगी। तो सपोज कि यहां से एक वेव चली, ठीक है, और दूसरी वेव जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं यहाँ इसके हाफ, मतलब इसको हमने जो बी लेंथ है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, बी लेंथ है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये b/2 और ये b/2। तो सपोज यहाँ n की जो n सोर्सेज ले रहे हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ n सोर्सेज हैं, n सोर्सेज हैं, तो n का मतलब सपोज मैंने मान लिया कि 50 सोर्सेज हैं। तो मतलब ठीक है, समझने में आसानी रहेगी, समझने के लिए हम मान लेते हैं कि n का मतलब 50, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 50 सोर्सेज हैं। तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो यहाँ तो हो जाएंगे 1 से 25 सोर्स, और यहाँ हो जाएंगे 26 से 50 सोर्स, ऐसे सोर्स का नंबर मैंने बना दिया। तो यहाँ से 1 2 3 करके 50 25 तो आधे हो जाएंगे, और फिर 26 से 50 आधे हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इन आधे आधे की बात करूंगा, देखना ध्यान से। तो अब मैं जो वेव पहुंचा रहा हूँ पॉइंट पी पर, वो पहुंचा रहा हूँ, एक तो फर्स्ट सोर्स से जो वेव गई वो, कि फर्स्ट सोर्स से जो वेव गई मान लो ये रही, सपोज दिस इज द वेव, एंड दूसरी वेव जो गई वो 26 नंबर से गई, 26 से जो वेव गई, सपोज दिस इज द वेव, राइट, ऐसा। ओके, समझना ध्यान से कि ये फर्स्ट से वेव गई और ये 26 नंबर से वेव गई। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कितना है, v/2। अच्छा, एंगल तो यही होगा क्योंकि सारे पैरेलल हैं, तो इनके बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा वो मैं कितना लिख सकता हूँ, फर्स्ट और 26 के बीच में जो पाथ डिफरेंस आ रहा है, ये मैं सपोज करता हूँ पाथ डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस कितना है, देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये लेंथ कितनी है, b/2,
ठीक है, ये b/2, तो यहाँ पे जो इतना ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा वो पाथ डिफरेंस आ जाएगा v/2 sin थीटा। अच्छा, केवल इसी का नहीं आएगा। अच्छा, ये किसके बराबर आ जाएगा, चलो ये तो बता दो। तो b sin थीटा लैम्डा के बराबर है, तो b/2 sin थीटा किसके बराबर आ जाएगा, λ/2 के। ये पार्ट डिफरेंस किसके बीच में हो गया, ये हो गया डेल्टा x 1 और 26 वेव के बीच में। वेव नंबर सोर्स नंबर 1 और सोर्स नंबर 26 के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, λ/2 आ गया इस पॉइंट P पर। ऐसे ही मैं अब अगले के लिए करता हूँ, तो इस 2 और 27 के लिए, फिर 3 और 28 के लिए, फिर इस तरीके से 25 और 50 के लिए, सभी के लिए मैं देखता हूँ डेल्टा x ऑफ 2 27, ये भी कितना आएगा, b/2 sin थीटा, ये भी λ/2 के बराबर आ जाएगा। भाई क्यों आ रहा है ये, क्योंकि ये जो b लेंथ थी इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आ गए 25 सोर्स, यहाँ पे आ गए 26 से 50, यहाँ पे 25 सोर्स, तो ये लेंथ हो गई b/2। तो मैंने फर्स्ट और 26 के बीच में डिस्टेंस देखी है, डिस्टेंस कितनी है, b/2, तो यहाँ पार्ट डिफरेंस आ गया b/2 sin थीटा। फिर अगले के लिए चला, फिर अगले के लिए, फिर अगले के लिए, इस तरीके से मैंने देखा कि सारे सोर्सेस कवर हो गए। इस तरीके से सभी की पार्ट डिफरेंस कितनी आ जाएगी, पॉइंट P पर b/2 sin थीटा, यानी कि λ/2। तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे हमें ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो पॉइंट P पर जितनी भी इंटरफेरेंस हो रहे हैं, इन दो वेव्स के हमने इंटरफेरेंस करा है, सभी कैसे इंटरफेरेंस हो रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हो गया कि हमें बेसिकली मिनिमा मिल रहा है हर किसी की वजह से। यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस मिल रहा है वो किसका पार्ट डिफरेंस होता है, ये λ/2 मिनिमा का पार्ट डिफरेंस होता है जब इंटरफेरेंस होता है। और यहाँ पे हमने इंटरफेरेंस ही कराया है क्योंकि यहाँ दो वेव की हम बात कर रहे हैं, पहले सोर्स से 26 सोर्स है, दूसरे सोर्स से 27 सोर्स है, 25 पे सोर्स है, 50 सोर्स है, तो दो सोर्स का हमने वेव का सुपर इम्पोज कराया है, तो वो इंटरफेरेंस कहलाता है। और यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस मिल रहा है λ/2, वो मिनिमा का पार्ट डिफरेंस होता है λ/2 में। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे सभी सोर्स अपने, मतलब फर्स्ट हाफ के सभी सोर्स सेकेंड हाफ के सभी सोर्सों के साथ मिलकर इस पॉइंट P पर क्या बना देंगे, ये पॉइंट P पर बना देंगे मिनिमा। तो ओवरऑल सभी डिस्ट्रक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पे मिलेगी मिनिमा, मतलब जीरो इंटेंसिटी मिनिमा मिलेगी। और ये कहाँ पे मिला है, जब हमने b sin थीटा मतलब डेल्टा x क्या माना है, लैम्डा। तो इसका मतलब समझना कि जहां पे अगर डेल्टा x यही पाथ डिफरेंस किस में आता है, यंग्स डुअल स्लिट में, तो इस पॉइंट P पर मैक्सिमा मिलता, लेकिन डिफ्रैक्शन में पॉइंट P पर नेट पार्ट डिफरेंस कितना है, b sin थीटा और लैम्डा, तो पॉइंट P पर हमें क्या मिल रहा है, मिनिमा। ठीक है, अच्छा ये तो बात, इसका मतलब हमें b sin थीटा लैम्डा पर क्या मिला, फर्स्ट मिनिमा मिला। नेट इंटेंसिटी कितनी मिली यहाँ पे, आई नेट कितनी मिली, 0। तो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट मिनिमा हमें मिला व्हेन डेल्टा x इज इक्वल टू 1 लैम्डा या लैम्डा। इसका मतलब डेल्टा x क्या है यहाँ पे, v sin थीटा के बराबर, तो v sin थीटा बराबर लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से sin थीटा बराबर कितना आ गया, लैम्डा अपॉन b। अच्छा, ये एंगल बहुत छोटा है, ये एंगल बहुत छोटा है, तो यहाँ पे sin थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा। tan थीटा हो गया लैम्डा अपॉन b। चलो ऐसे लिख देता हूँ इसको, यहाँ तक तो ठीक है। फिर लैम्डा अपॉन b। अच्छा, और डायग्राम से हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा अगर ये डिस्टेंस हम मान लें y, और ये डिस्टेंस हमें पता है d ही है, कैपिटल D, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं y/d। तो ये आ गया लैम्डा अपॉन b। तो y का मतलब आ गया फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन आ गई है हमें।
फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन आ गई। सो y बराबर ये क्या आ गई, फर्स्ट मिनिमा। पूरा नाम होता है इसका फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा इन डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन आ गई, y बराबर लैम्डा डी अपॉन बी, या b का मतलब है स्लिट की विड्थ। और अगर आप गौर से देखो तो ये यंग्स डुअल स्लिट से उल्टी है, अपोजिट है, इसलिए हम ऐसा याद कर लेते हैं कि डिफ्रैक्शन में उल्टा मिलता है। क्यों मिलता है उसका रीजन मैंने आपको समझाया। तो अगर जनरल कंडीशन हम देखें, ये तो फर्स्ट मिनिमा की आ गई, अब जनरल कंडीशन अगर मैं बनाना चाहूँ इसके लिए, जनरल कंडीशन, ठीक है, जनरल कंडीशन, तो उसको भी हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इफ क्या लिया था कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। अब मैं लिख दूं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 लैम्डा, मतलब बी साइन थीटा बराबर 2 लैम्डा मैं अज्यूम कर लूं किसी पॉइंट क्यू पर, यहाँ पर कहीं पे, और फिर देखूं वहां पे क्या मिलेगा। तो अभी देखो, जब लैम्डा था तो दो पार्ट में डिवाइड किया इसको, अब 2 लैम्डा अज्यूम कर रहे हैं पाथ डिफरेंस, तो मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, 1 ऐसे इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। 1 2 3 ही हो गए, तो 1 2 3 4 ऐसे इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे बी को, मतलब ये by4 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 by4, इसके 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। अब इन चारों में जो पार्ट डिफरेंस आएगा, तो देखो ये जो फर्स्ट ऐसे 4 पार्ट हुए, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट सेकंड पार्ट के सारे सोर्सों को एक दूसरे को ये काट पीट देंगे, थर्ड और फोर्थ वाले एक दूसरे को काट पीट देंगे, क्योंकि उनके बीच में भी वो लैम्डा बाई टू का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, ठीक है। मतलब जनरल कंडीशन क्या आ गई, जनरल कंडीशन फॉर मिनिमा बी साइन थीटा बराबर, मतलब डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा, पूरा लिख देता हूँ, डेल्टा एक्स बराबर बी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, राइट, इस तरीके से। तो ये जनरल कंडीशन फॉर मिनिमा हमें मिल गई। तो जनरल वाई भी हम निकाल सकते हैं, इसको हम tan थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा लगभग लगभग tan थीटा के बराबर है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y अपॉन डी बराबर एन लैम्डा अपॉन बी। सो y बराबर आ गया एन लैम्डा डी अपॉन बी। ये क्या आ गया, पोजीशन ऑफ nth मिनिमा। ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो ये मैंने पॉइंट केवल एक के लिए प्रूव किया अभी, जब डेल्टा एक्स लैम्डा है, बाकी का मैंने आपसे बोल दिया कि देखो एन के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। अब वो सेटिस्फाई करने का तरीका क्या है कि देखो अगला केस आप क्या लोगे यहाँ पे, अगर डेल्टा एक्स सपोज कर लो 2 लैम्डा, तो यहाँ पे आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। फिर अगला लोगे आप डेल्टा एक्स बराबर 3 लैम्डा, तो फिर 6 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलो एक और समझ लेते हैं 2 लैम्डा वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, बेसिकली जल्दी जल्दी समझ लेते हैं कि इसको आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये फर्स्ट और सेकेंड वाले आप यहाँ पे देखोगे तो इनके बीच में पार्ट डिफरेंस किसी पॉइंट क्यू पर, जहाँ पे हमने पार्ट डिफरेंस को 2 लैम्डा लिया है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वाले जितने भी सोर्सेस हैं आपस में एक दूसरे के बीच में, वो λ/2 का पाथ डिफरेंस क्रिएट करेंगे। देखो इसको ऐसे समझ लो कि लैम्डा को मैंने क्या लिखा यहाँ पे 2 इंटू λ/2, ठीक है। वैसे ही जब मैं यहाँ पे 2 लैम्डा मानूंगा तो उसको मैं लिखूंगा 4 इंटू λ/2, ऐसा। तो 4 इंटू λ/2, तो जब 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा तो लेंथ कितनी रह जाएगी, b/4। तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, b/4 साइन थीटा, और b साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 लैम्डा, तो हो जाएगा 2 λ/4, तो वापस से λ/2 ही आ जाएगा। तो वापस में सब एक दूसरे को टिपटा देंगे, ठीक है। तो खैर उतना कुछ नहीं, अब आपको रखना तो याद ही है। तो जनरल कंडीशन फॉर मिनिमा इन द डिफ्रैक्शन इज दिस, ये रही जनरल कंडीशन।
तो b sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, यहाँ पे n का मतलब है 1 2 3 4। n की वैल्यू 0 नहीं रख सकते क्योंकि n बराबर 0 का मतलब है डेल्टा x 0, और वो तो सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक, तो देखो अब ये हमने निकाल लिया, पोजीशन निकाल ली किसकी, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की हमने पोजीशन फाइंड कर ली। मतलब मैं कह सकता हूँ कि हमने ये, अगर ये हो गया अपना सेंट्रल, तो ये डिस्टेंस y हमने फाइंड कर ली यहाँ तक, और ये नीचे y भी। ठीक है, वो थोड़ा सा हिला हुआ ग्राफ है, बट हाँ ये यहाँ तक है। तो ये जो विड्थ आपको दिखाई दे रही है, जिसको मैंने ग्रीन ये ब्लू कलर से डिनोट किया है, ये होती है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये कितनी हो जाएगी, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो बेसिकली जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगी, वो हो जाएगी सेंटर से फर्स्ट मिनिमा के बीच की डिस्टेंस। अगर ये फर्स्ट मिनिमा के बीच की डिस्टेंस को हम y बोल रहे हैं, जो हमने यहाँ पे काउंट किया है, फर्स्ट मिनिमा डिस्टेंस y बराबर लैम्डा d अपॉन b, तो सेंट्रल विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा बराबर 2y बराबर 2 लैम्डा d अपॉन b। देखो इसमें क्या होता है कि सेंटर पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, ये बात बताइए, उसके बाद इंटेंसिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो यहाँ पे मान लो फर्स्ट मिनिमा मिला, वैसे ही यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा है, फिर कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। तो मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से, सर सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कैसे निकाली, सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई क्या? सो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कैसे निकाली, तो सेंट्रल मैक्सिमा है क्या, तो सेंट्रल मैक्सिमा है बेसिकली यहाँ जो फर्स्ट मिनिमा मिला है, फर्स्ट मिनिमा, और यहाँ पर जो मिला है नीचे वाला फर्स्ट मिनिमा, तो ये डिस्टेंस अगर y मान लो और ये डिस्टेंस अगर y मान लो, तो यही तो है सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ 2y, और y हमने अभी कैलकुलेट कर लिया था, फर्स्ट मिनिमा की डिस्टेंस y लैम्डा d अपॉन b, तो ये आ गया 2 लैम्डा d अपॉन b। तो ये हो गई विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, अब इसी में निकाल सकते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो एंगुलर विड्थ का मतलब क्या है वो समझो अब। तो एंगुलर विड्थ का मतलब है कि यहां से सेंटर से, ठीक है, इस फर्स्ट मिनिमा को मिलाया और इस फर्स्ट मिनिमा को मिलाया, मतलब ये पूरी है ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट, इसलिए इसको बोला सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा मतलब सेंट्रल मैक्सिमा की जो फ्रिंज बन रही है उसकी विड्थ की बात कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है वो सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है, ठीक है, इसको बोल रहा हूँ सेंट्रल मैक्सिमा, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम फिर कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, यहाँ पे मिनिमा है, यहाँ पे अंधेरा हो गया, फिर इधर यहाँ पे अंधेरा हो गया, तो इस पूरे को हमने बोला है सेंट्रल मैक्सिमा। ये पूरा है सेंट्रल मैक्सिमा। तो ये सेंटर पर, सेंटर मतलब यहाँ पे स्लिट के सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये हो जाएगी एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा कह दूं, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2 थीटा। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा विल बी 2 थीटा। तो थीटा कितना होगा पहले वो देखना पड़ेगा, तो उसके लिए चलते हैं हम थोड़ा सा साइड में। तो ये विड्थ आ गई सेंट्रल मैक्सिमा की,
तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ से मतलब होता है बेसिकली कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है फिर वो कम होते होते जहां तक जीरो हुई, फिर इधर कम होते जीरो, ये पूरी, इसको बोलते हैं अपन सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसकी विड्थ है 2y, अगर इसको हम y बोल रहे हैं तो। अच्छा, तो एंगुलर विड्थ को समझने से पहले थोड़ा सा एंगुलर पोजीशन देख लेते हैं, फर्स्ट मिनिमा की एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा तो पता है, ये रही y, सेंटर से डिस्टेंस देखें तो ये रही y, है ना। ये तो पोजीशन हो गई फर्स्ट मिनिमा की। एंगुलर पोजीशन का मतलब हो गया कि कितने एंगल पर है, यहाँ से कितना एंगल, ये थीटा कितना एंगल है, थीटा कितना है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमें पता है v साइन थीटा बराबर है लैम्डा, मिनिमा के लिए v साइन थीटा बराबर होता है n लैम्डा। फर्स्ट है इसलिए n बराबर 1 रख देंगे, तो ये आ जाएगा साइन थीटा बराबर लैम्डा अपॉन बी। अगर गौर से देखें तो लगभग थीटा, साइन थीटा बराबर थीटा, क्योंकि थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा लगभग बराबर हो गया लैम्डा अपॉन बी के, राइट। ये फर्स्ट उसके लिए, इसको थीटा 1 लिख देते हैं, चलो, क्योंकि 1 की बात कर रहे हैं ना, तो थीटा 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो एंगुलर विड्थ हम लिखने वाले सेंट्रल मैक्सिमा की, तो ये हो जाएगा 2 थीटा 1। अब थीटा 1 हम निकाल चुके हैं लैम्डा अपॉन बी, तो 2 थीटा 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू लैम्डा अपॉन बी। ये क्लियर होना चाहिए, लैम्डा का मतलब है जो सोर्स की वेवलेंथ है, और बी का मतलब है स्लिट के बीच में विड्थ ऑफ स्लिट। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं इसमें जो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपके कर देंगे। तो इस पेज पर लिखिए सारे फॉर्मूले, मतलब 95% इसी से होने वाले क्वेश्चन आपके। एक ये वाला फॉर्मूला, एक ये वाला फॉर्मूला, और एक ये वाला फॉर्मूला। इस तरीके से, और एक ये वाला फॉर्मूला। तो ये सब बातें हो गई मिनिमा के केस के लिए, अभी मैक्सिमा बाकी है। तो ये फर्स्ट मिनिमा हमें समझ में आ गया, मतलब मिनिमा हमें समझ में आ गया, मिनिमा क्यों बन रहा है यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया। तो फर्स्ट मिनिमा मिल गया डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा पे, वी साइन थीटा लैम्डा के बराबर कर दिया, तो साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा अपॉन वी मिल गई, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो साइन थीटा हो गया टेन थीटा के बराबर, टेन थीटा को लिख दिया y बाई डी। तो यहाँ से हमें पोजीशन मिल गई उसकी, y बराबर लैम्डा डी अपॉन डी। ये क्या है, पोजीशन ऑफ द फर्स्ट, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। फिर हमने इसको जनरल कर दिया, जनरल के लिए डेल्टा एक्स एन लैम्डा के बराबर हो गया, तो यहाँ से y बराबर मिल गया एन लैम्डा टी अपॉन बी। ये हो गई पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीजें कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो उसको समझा हमने, विड्थ क्या है सेंट्रल मैक्सिमा की। देखो यहाँ से जो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये यहाँ इंटेंसिटी कम होती जा रही है, तो यहाँ पे जो इसकी फर्स्ट मिनिमा आई ऊपर और नीचे फर्स्ट मिनिमा आई, तो ये टोटल विड्थ है, इसको कहते हैं अपन विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो हमने निकाल लिया, वो कैसे निकला, 2y से। तो ये आ गया आपका 2y। तो ये आ गई विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। उसके बाद हमें निकालना है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो एंगुलर विड्थ कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट मिनिमा के लिए जितना एंगल पूछा है इसने होता है थीटा 1। थीटा 1 क्या है, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। तो 2 इंटू थीटा 1 हो गया एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो हमने थीटा 1 निकाल लिया पहले, थीटा 1 कितना है लैम्डा अपॉन बी, तो 2 थीटा 1 कितना गया, 2 इंटू लैम्डा अपॉन बी, इस तरीके से। और अगर थीटा छोटा नहीं है मतलब, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको अगर एकदम जनरल आपको लिखना है तो जनरल आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे इसको थीटा 1 मत लिखो, यहाँ पे आप इसको लिख दो थीटा 1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा अपॉन बी, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे थीटा 1 की वैल्यू आप रख दोगे साइन इनवर्स थीटा लैम्डा अपॉन बी। तो ये आ जाएगा। और अगर
लैम्डा बहुत बहुत छोटा है v के कंपैरिजन में, तो थीटा बहुत छोटा हो जाएगा, उस केस में आप इसको लैम्डा अपॉन भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अब सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे समझाते हैं वो देख लेते हैं जल्दी से थोड़ा। तो यहाँ पे मान लो सपोज n सोर्सेज हैं, तो किसी पॉइंट r मान लेते हैं हम, किसी पॉइंट r पर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट सोर्स से और सेकंड सोर्स से जो लाइट गई और यहाँ से जो गई, ये सब पैरेलल है क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटी है कैपिटल टी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि पाथ डिफरेंस जो आता है इस तरीके से, वो आता है v साइन थीटा। ठीक है, ये जो पाथ डिफरेंस आता है डेल्टा एक्स, दैट इज v साइन थीटा। इस बार हम मान लेते हैं कि इफ दिस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू v साइन थीटा बराबर 3 इंटू लैम्डा बाई 2, 3 इंटू लैम्डा बाई 2 मान लेते हैं इसको, r बोल देते हैं। चलो p मैंने मान लिया, q उधर मान लिया, अब r बोल देते हैं 3 इंटू लैम्डा बाई 2। तो अब इसको प्रूव करना है कि अगर यहाँ पे पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 है तो यहाँ पर क्या बनेगा। अब हमें पता है मैक्सिमा बनेगा, क्योंकि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये कंडीशन किसकी रहती है, ये कंडीशन रहती है मिनिमा की। कहाँ पे, YDSE में। तो यहाँ पे उल्टा होता है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैक्सिमा किसमें, डिफ्रैक्शन में। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे लैम्डा बाई 2 इंटू 3 आ रहा है, तो इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। किसको, इस लेंथ को, ये जो b दिख रहा है आपको, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये b क्या है, ये b ये है। ठीक है, 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया इसको, कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये b/3 b/3 और ये तरह b/3, इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सोर्सेज n है, तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए, समझने के लिए 33 सोर्सेज सपोज कर लेते हैं, दे आर 33 सोर्सेज। तो यहाँ पे 1 से 11 यहाँ हो जाएंगे, फिर 12 से 22 यहाँ हो जाएंगे, 23 से 23 यहाँ हो जाएंगे। अब समझना कि जो फर्स्ट थर्ड है इसका मतलब इसमें जो 11 सोर्सेज है, मतलब डेल्टा एक्स ऑफ फर्स्ट एंड 12, डेल्टा एक्स ऑफ फर्स्ट एंड 12 कितना हो जाएगा, फर्स्ट एंड 12। तो फर्स्ट से वेव गई एंड 12 से वेव गई, फर्स्ट से वेव गई, चलो उसी के ऊपर जा रही है कोई बात नहीं, और ये 12 से वेव गई। तो यहाँ पे जो डेल्टा एक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है b/3, तो b/3 साइन थीटा, b/3 साइन थीटा। ठीक है, और b साइन थीटा कितना है, b साइन थीटा है 3 लैम्डा बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा, ये लैम्डा बाई 2। राइट, इसका मतलब ये जो फर्स्ट के 2 सेक्शन है, ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन, इसके ये मतलब इस फर्स्ट सेक्शन में जितने भी पार्टिकल्स हैं, इस सेकंड वाले सेक्शन के साथ पार्ट डिफरेंस कितना बनाएंगे, लैम्डा बाई 2। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस, क्योंकि हम दो वेव का ले रहे हैं और 2 वेव में इंटरफेरेंस लैम्डा बाई 2 पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, मिनिमम बनेगा। मतलब ये जो फर्स्ट सेक्शन है सेकंड सेक्शन के साथ कट पिट जाएगा, पूरा खत्म। ठीक है, बचेगा केवल थर्ड सेक्शन। ये थर्ड सेक्शन यहाँ पे क्या करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये यहाँ पे क्या बना लेगा, मैक्सिमा। तो मतलब ये सारे एक दूसरे को कहाँ तक, डेल्टा एक्स फ्रॉम 11 और इधर क्या 22, ये सब लैम्डा बाई करके एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो केवल थर्ड सेक्शन बचेगा, और थर्ड सेक्शन यहाँ पे जाके मैक्सिमा बना लेगा। तो यहाँ से ये पता लगा हमें कि b साइन थीटा जब, तो जनरल लिख देते हैं सीधा, ज्यादा टाइम पास ना करते हुए। तो फॉर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, मैक्सिमा के लिए जनरल कंडीशन क्या आ गई, जनरल कंडीशन आ गई कि व्हेन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू b साइन थीटा बराबर 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता है। यहाँ पे n को आपको 1 से रखना, n बराबर 1 2 3, इस तरीके से। n बराबर 0 रखोगे तो क्या होगा,
n बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे हमें λ/2 डिस्टेंस मिल जाएगी, और λ/2 तो बहुत अंदर आ गया, मतलब फर्स्ट मिनिमा जो मिला था वही लैम्डा पे मिला था, तो डेल्टा x बराबर λ/2 यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 3 λ/2 पर आपको फर्स्ट मैक्सिमा मिलता है। ठीक है, n बराबर 1 रखने पर। तो इस तरीके से ये हो गया काम, निकल जाएगा अब। ठीक है, तो ये भी पढ़ लिया हमने। तो यहाँ पे अगर पोजीशन निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं। तो b sin थीटा डेल्टा x को मैं लिख दूंगा, sin थीटा को लिख देंगे tan थीटा, तो बन जाएगा tan थीटा, और tan थीटा को डायरेक्ट ही रख देते हैं ना यार, ये हो जाएगा y कैपिटल D बराबर 2n+1 λ/2b। तो y बराबर आ गया 2n+1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2b। ये आ गई आपकी पोजीशन ऑफ nth मैक्सिमा। ठीक है, और इसमें आपको अगर वो निकालने हो, क्या बोलते हैं उन्हें, एंगुलर पोजीशन वगैरह, तो यहाँ से निकाल सकते हो आप। एंगुलर पोजीशन का मतलब है थीटा, तो 2n+1 λ/2 डिवाइडेड बाई v कर दोगे तो उसकी एंगुलर पोजीशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये मैक्सिमा के लिए हो गया। मैक्सिमा, मिनिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के एक्सप्लेनेशन हो गए एनसीईआरटी के हिसाब से, और एक एक्सप्लेनेशन इसका मैथमेटिकल। अब मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कैसा है वो भी देख लो। तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन में लगेगा थोड़ा सा मैथमेटिक्स। देखो यहाँ पे कितने सोर्सेज हैं, n सोर्सेज हैं। यहाँ पे जब 2 सोर्सेज थे तो उसके लिए मैथमेटिक्स हमने देखी थी, इंटरफेरेंस कराया था यंग्स 12th स्लिट में, उसका जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि दो वेव जब मिलती हैं तो किस तरीके से इंटरफेरेंस होता है, किस तरह से उनका जुड़ता है कार्यक्रम, है ना। लेकिन यहाँ पे सोर्सेज है n सोर्स, और ये फर्स्ट सोर्स, ठीक है, और ये nth सोर्स। ठीक है, तो किसी पॉइंट P, डेरिवेशन ऐसे करते हैं, किसी पॉइंट P पर चले गए, वहां पे वेव्स मिल रही हैं, लेकिन वेव्स कहाँ से, हर पॉइंट से, हर सोर्स से वेव यहाँ पे पहुंच रही है। तो यहाँ पे आपको इंटरफेरेंस कराने हैं कितनी बार, n बार इंटरफेरेंस कराने हैं इस तरीके से। तो ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं, ये लास्ट वेव भी बना देता हूँ। तो अब देखो, जैसे ये फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, तो ऐसे करके सबकी n इक्वेशन होगी, तो जो y इक्विवेलेंट होगा, यानी कि जो फाइनल आपको वेव मिलेगी, जो फाइनल आपको देखना है, वो बनेगा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डैश 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 yn तक। अब जैसे y1 y2 y3 क्या है, ये सब अलग अलग सोर्स से निकलने वाली वेव की इक्वेशंस है ना, ये वेव की इक्वेशन है। और तो बता देता हूँ, y1 y2, जैसे सपोज एम्पलीट्यूड a मान लिया, ये हो गया साइन ओमेगा टी, दूसरी वेव a साइन ओमेगा टी प्लस phi1 phi2 phi3, इस तरीके से चलता रहेगा। इस तरीके से n वेव्स की इक्वेशन। अब सभी को आपको जोड़ना है, तो सभी को कैसे जोड़ते हैं वो हम करते थे ना फेजर बना के, तो पाथ डिफरेंस होना चाहिए था। तो यहाँ पे दो के बीच में पाथ डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। भाई टोटल लेंथ कितनी है b, और यहाँ पे n सोर्सेज हैं, तो दो सोर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी मान सकते हैं हम, b/n, ऐसा कुछ b/n डिस्टेंस मान सकते हैं दो सोर्स के बीच में। तो दो सोर्स के बीच में यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आएगा, तो हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये कितना आया, v/n sin थीटा, मतलब कुछ इस तरीके से। यहाँ पाथ डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 सोर्स कितना आया, b/n sin थीटा, और फिर इनका जोड़ा, इनको जोड़ा करा, और फिर फाइनली, अभी नहीं कर रहा है मैंने, इसको स्किप कर रहे हैं अपन, इसका डेरिवेशन अब किसी काम का नहीं है। तो हम आ जाते हैं इसकी कंक्लूजन पर। आपको समझ में आ गया, इसकी फील आ गई कि भाई कैसे मैथमेटिक्स इसकी चलने वाली है, वो जोड़ जाड़ के पूरा काम होगा। ठीक है, मैं नोट्स में शेयर कर दूंगा भले से उसका डेरिवेशन, आप उसमें से देख लेना। हम आ जाते हैं इसके एक्चुअल फॉर्मूले पर इंटेंसिटी। तो हम देख रहे हैं एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी इन द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एज ए थीटा। तो ये डिस्टेंस है b, ये डिस्टेंस है कैपिटल D, किसी पॉइंट P पर जो यहाँ से एंगल थीटा पर है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा I इंटेंसिटी, I ऑफ थीटा बराबर I मैक्सिमम
आई मैक्सिमा मतलब सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी, मतलब आई नॉट साइन बीटा अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। आप बोलोगे सर इसमें थीटा तो आया ही नहीं, ये थीटा के साथ वेरी कर रहा है, ये थीटा कहाँ है? तो एक्चुअली में जो बीटा है, इसको जो आप ओपन करके लिखोगे, ये बीटा क्या है? तो ये बीटा होता है फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। फेज डिफरेंस अपन कितना लिखते हैं इसमें? बी साइन थीटा। फेज डिफरेंस कितना लिखते हैं बताओ? ये तो होता है पाथ डिफरेंस। तो ये फेज डिफरेंस हम लिखते हैं के डेल्टा एक्स, तो क्या फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2। तो बीटा बराबर आ गया, के की जगह लिख दिया 2 पाई बाय लैम्डा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो जो याद रखना है आपको बीटा, वो इसलिए बताया आपको ये ताकि आप भूलो ना कि बीटा क्या होता है, डेल्टा 5/2। 2 से 2 गया, पाई बाय लैम्डा बी साइन थीटा। तो ये है इसका मतलब यहाँ पे। तो ये है इंटेंसिटी का फॉर्मूला एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो कितने एंगल पर कितनी इंटेंसिटी होगी, आप पहले उसमें थीटा डाल के बीटा निकालो और फिर बीटा को यहाँ डाल के वहां पे इंटेंसिटी निकालो। अच्छा, तो यहाँ से अगर हम मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन देखें तो फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए इंटेंसिटी कितनी आती है? 0। मिनिमा के लिए आई थीटा कितना आएगा? 0। तो उसके लिए साइन बीटा क्या होना चाहिए? साइन बीटा इज इक्वल टू 0। और साइन बीटा 0 कहाँ होता है? व्हेन बीटा इज इक्वल टू n पाई, है ना? अब बीटा बराबर n पाई है, तो बीटा की वैल्यू को यहाँ रखो n पाई, तो पाई से पाई कटेगा और देखो कंडीशन क्या आ जाएगी, इस इधर से ही प्रूफ कर सकते हैं। बीटा की वैल्यू यहाँ रखो तो ये रहेगा n पाई बराबर पाई अपॉन लैम्डा बी साइन थीटा। तो पाई से पाई गया, बी साइन थीटा बराबर कितना आ गया? n लैम्डा। बी साइन थीटा बराबर n लैम्डा, और बी साइन थीटा को क्या बोल सकते हैं हम? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा। ये कंडीशन आ गई आपकी किसकी? मिनिमा के लिए। तो ये मैथमेटिकल डेरिवेशन हो गया इसका। ठीक, तो आपको दोनों तरीके से समझा दिया और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये इस तरीके से हो गया चैप्टर। इसमें बस एक टॉपिक रहा है उसका, क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर वाला, और इसके क्वेश्चन जो हम कल करेंगे। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना, और इसमें बस 2-4 फॉर्मूले हैं और बहुत ही आसान है ये। ठीक, और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो पेज है वो ये है, आपको मैंने बता दी। एक तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पेज पर जो फॉर्मूले लिखे हैं वो इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट है, और ये इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला। बस बाकी सारी चीजें समझने के लिए थी, याद रखने के लिए ये सारी चीजें। ठीक है।